नमस्कार। तो हमारे आज का जो विषय है वो है परिवहन एवं संचार, इसके बारे में हम जानेंगे। तो परिवहन और संचार को अलग-अलग तरीके से देखेंगे हम। तो सबसे पहले जानते हैं कि परिवहन होता क्या है? ठीक है, तो एक इसकी एक साधारण सी परिभाषा मैंने लिखी हुई है कि परिवहन क्या होता है। उसी को मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। कि परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं। ठीक है, तो आपके जो कीवर्ड है उस पर ध्यान रखिएगा कि क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। इसमें मनुष्यों, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, अब मैं आपको समझाता हूँ कि परिवहन किसको बोलते हैं। देखिए, इसकी एक साधारण सी परिभाषा है कि परिवहन क्या है, एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना है। ठीक है, आप वो लोगों को भी ले जा सकते हैं या फिर आप किसी वस्तु को भी लेके जा सकते हैं। तो आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि इतिहास में सबसे पहले क्या था कि मनुष्य ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता था। क्यों नहीं जा सकता था? क्योंकि वो अब पैदल ही चलता था। उसके पास परिवहन के कोई भी साधन नहीं थे। तो एक उसकी सीमा होती है, जब ज़्यादा चलेगा तो थक जाता था। तो क्या होता था, मनुष्य एक जगह से दूसरे स्थान पर जब जाता था तो ज़्यादा दूरी नहीं तय करता था। वो कम ही दूरी पर चलता था और एक जगह दूसरे स्थान पर रुक जाता था फिर अपना जो भी रोजमर्रा का काम होता था कि खाना इकट्ठा करना और खा पी के फिर सो गया, फिर अगले दिन की खाने की खोज में निकल जाता था, जैसे बाकी जानवर करते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया, आग और पहिए का आविष्कार किया। तो आग और पहिए ने पूरी दुनिया ही बदल दी मनुष्य की। तो आग ने क्या किया, आग ने तो खाने को पकाना सिखाया कि आग, उसके बाद आग से मनुष्य जो है जंगली जानवरों को भी दूर करने में सफल हो पाया। ठीक है, तो आग के आविष्कार को नहीं, जब आग को नियंत्रित करना सीख गया मनुष्य, तभी मनुष्य ने क्या किया, अपने जो काम है वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे और मनुष्य ने बहुत ही तेजी से फिर निरंतर आगे बढ़ता रहा, जब मनुष्य ने आग को अपने नियंत्रण में करना सीख गया। ठीक है, फिर जब पहिए का आविष्कार हुआ तो पहिए के आविष्कार ने एक नई तरह की क्रांति ला दी। नई तरह की क्रांति कैसे ला दी कि सबसे पहले पत्थर के पहिए आए। तो पत्थर के पहिए से उसने जो गाड़ी बनाई वो क्या थी, बहुत ही भारी थी और उसको जो जानवर खींचते थे तो जानवर भी ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि उसकी एक सीमा थी। फिर धीरे धीरे मनुष्य सीखता गया और प्रकृति को और जानता गया। ठीक है, और प्रकृति को के नियमों को समझता गया और फिर उसने लकड़ी के पहिए बनाए। फिर लकड़ी के पहिए बनाए, वो पत्थर के पहियों से तो ज्यादा दूर तक जाते थे, लेकिन लकड़ी के पहियों से जो थे वो भारी पहिए थे, मतलब उससे तो ज्यादा दूर जाते थे पत्थर के पहिए, लेकिन वो भी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते थे। क्यों? क्योंकि लकड़ी जो जमीन पर चलने के कारण, रगड़ने के कारण वो घिस जाते थे और पहिए फिर खत्म हो जाते थे। उसकी एक सीमा या फिर जो लकड़ी होती थी वो खराब हो जाती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य ने फिर जब धातु का आविष्कार किया, जिसमें लोहा हो सकता है, तांबा हो सकता है, जो भी प्रकार के धातु है, उसके बारे में जानना शुरू किया और फिर उसका इस्तेमाल पहिए के ऊपर किया। और भी प्रकार की लकड़ियों की, जो कई प्रकार की, कई किस्म की लकड़ियां पाई जाती हैं, तो उसमें और किस्म की लकड़ियां लेकर आया वो। तो उन लकड़ियों में क्या किया उसने, धातु की जो प्लेट है वो चारों तरफ लगा दी। तो उससे क्या हुआ कि लकड़ी की जो रगड़न थी, लकड़ी की जो घिसावट थी वो कम हुई और उससे जो जानवर को एक जो खींचने की जो ताकत लगती थी वो भी कम हुआ, क्योंकि पहले से के मुकाबले लकड़ी हल्की होगी और चारों तरफ जो क्या नाम है, लोहा लग गया था, तो उससे क्या हुआ कि जो घर्षण होता था वो भी कम होता था। ठीक है, आजकल आप लोगों ने अगर अभी ध्यान दिया हो तो तांगे और जो जो बैलगाड़ी के पहिए होते हैं उसमें भी लोहा लगा रहता है चारों तरफ। बैलगाड़ी के जो पहिए होते हैं उसमें, जैसे यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो इसके ऊपर चारों तरफ लोहा लगा हुआ है, ताकि ये जो लकड़ी है वो रगड़ के कारण घिसे नहीं। ठीक है, तो इस तरह मनुष्य ने क्या किया, पशुओं को अपने नियंत्रण में लाया और फिर बैलगाड़ी या तांगे का आविष्कार करते हुए घोड़े के साथ जोड़ते हुए एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने लग गया। ठीक है, तो मनुष्य निरंतर ही एक खोज पे दूसरी खोज करता जा रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य सबसे पहले पैदल चला। उसके बाद उसने पशुओं का इस्तेमाल किया। अब पशुओं के इस्तेमाल के बाद धीरे धीरे और भी क्रांति आती गई। पहले जैसे पत्थर के जो पहिए बनते थे तो उसमें क्या हुआ था, ज्यादा दूर तक पशु नहीं ले जा सकते थे, लेकिन फिर भी वो काफी दूर तक लेके जा सकते थे और वो काफी तेज भी नहीं चल सकते थे। फिर धीरे धीरे अपनी एक खोज चलती रही, एक अलग तरह की क्रांति आई और फिर रथ आ गए। रथ और भी उम्दा किस्म के थे, उसमें और भी उम्दा किस्म के जानवरों का इस्तेमाल होता था। तो जो रथ होते थे वो राजा महाराजाओं के लिए, जो विशिष्ट अतिथि होते थे उनके लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि वो बहुत ही तेज चलते थे और ज्यादा दूरी पर जा सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं साधनों का इस्तेमाल किया जाता था, सिर्फ पशुओं का ही इस्तेमाल किया जाता था, मनुष्यों का भी इस्तेमाल किया जाता था।
लेकिन मनुष्य की एक सीमा होती है। तो मनुष्य का इस्तेमाल किया कैसे किया जाता था कि मनुष्य, जैसे ये आपने डोली देखा होगा, ठीक है? तो इसमें जो मुख्य लोग होते थे, जो जैसे कभी शादी-ब्याह में जाते थे तो दुल्हन को बिठाया जाता था, जो सबसे महत्वपूर्ण होती थी पूरी भी शादी की, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती थी। ठीक है? तो जो आदमी होते थे वो डोली को लेके चलते थे, और डोली के लेके चलने के साथ-साथ अपने साथ तलवार भी रखते थे, या जो भी हथियार उस समय चलते थे उनको भी रखते थे। अब वो क्यों रखते थे? क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह डोली ले जाते थे तो कोई भी कहीं पे भी आक्रमण कर सकता है और लूट-पाट मचा सकता है, क्योंकि शादी-ब्याह में तो कई सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? गहने भी होते हैं जो स्त्री होती है, ठीक है? और कई प्रकार के सामान होते हैं, तो लुटेरों की नज़र रहती थी। तो हमेशा ये होता था कि दुल्हन को डोली में रखा जाए, और जो भी पालकी को उठा के चलते थे, जो डोली को उठा के चलते थे, वो बहुत ही अच्छे लड़ाके हों और उनके पास हथियार हो, ताकि वो लड़ सके। और बाकी जो बारात होती थी वो बैलगाड़ी या तांगों में जाती थी। ठीक है, ये एक मैंने जानकारी के लिए बता दी, इसका वैसे परिवहन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसकी एक सीमा है। देखिए, अब चाहे बैलगाड़ी हो और चाहे डोली हो, इन दोनों के अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो बैलगाड़ी है वो ज़्यादा लोगों को एक साथ ले जा सकती है और ज़्यादा दूरी तक जा सकती है। लेकिन डोली के साथ ऐसा नहीं है। डोली की एक सीमा है कि 1 या 2 लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बैठ सकते हैं, और उसको मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा तो बहुत ही धीमी गति से ले जाएगा, ठीक है? और ज़्यादा लोगों को भी नहीं ले जा सकता। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, अब कई तरह के आविष्कार होते रहे, और जब आविष्कार होते रहे तो कई फिर क्या हुआ कि पशुओं के बाद धीरे-धीरे गाड़ियों का आविष्कार हुआ, रेलगाड़ियों का आविष्कार हुआ, भाप वाले इंजन आए तो रेलगाड़ी की पटरियाँ बिछाई गई, और एक साथ कई लोगों को ले जाया जा सका, और कई भारी सामानों को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सका, जो पहले जानवरों से पॉसिबल नहीं था। या फिर दूसरे जो माध्यम है, जो जल में कि उच्च किस्म की नावें आने लग गई, जो ज़्यादा माल ढो सकती थी या ज़्यादा लोगों को ले जा सकती थी। तो एक अपनी अलग स्थल और जल में अलग-अलग तरह की अलग-अलग समय पे अलग-अलग क्रांतियाँ चलने लगी, और जो परिवहन के साधन थे वो पहले के मुकाबले ज़्यादा उम्दा और ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा लोगों को ले जा सकने में सक्षम थे। फिर धीरे-धीरे गाड़ियाँ आई, गाड़ियाँ फिर आप अभी जानते ही हैं, फिर धीरे-धीरे हवाई जहाज़ आए, हवाई जहाज़ में भी सब पे देखिए निरंतर जो प्रयास चलता रहता है कि पिछले जनरेशन से आगे वाली जो भी जनरेशन गाड़ियों की है वो ज़्यादा कैपेबल हो, ज़्यादा अच्छी हो, ज़्यादा मजबूत हो, ठीक है? तो ये एक अपना एक काम चलता रहा। अब देखते हैं परिवहन के जो प्रकार क्या होते हैं, ठीक है? तो परिवहन के जो साधन उसके कई प्रकारों में बाँटा गया है। एक बाँटा गया है स्थल पर, एक बाँटा गया है जल के आधार पर, एक होता है वायु के आधार पर। तो देखिए, जो स्थल होता है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ चीज़ है। ठीक है? तो इसको हम लोग 3 प्रकार में देखते हैं। ज़मीन पे आप क्या देखते हैं? ज़मीन पे आप सड़कें देखते होंगे, ज़मीन पे आप रेलवे देखते होंगे, ज़मीन पे पाइपलाइन के साधन देखते होंगे। ठीक है? तो इसके बारे में मैं अलग-अलग चीज़ों के बारे में बताता हूँ। और जल में क्या होता है कि अंतःस्थलीय मतलब कि ज़मीन के अंदर ही, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जिसमें नदी और नहरों का इस्तेमाल होता है। ठीक है? उसमें नाव ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने पे। और महासागरीय या सागरीय मार्ग में क्या होता है कि बड़े-बड़े जहाज, जैसे ये एक बहुत बड़ा जहाज है, ये महासागरों पर ही चल सकता है। तो इस तरह के जो भी परिवहन साधन होते हैं उसको सागरीय और महासागरीय मार्गों पर हम रखते हैं। ठीक है? फिर तीसरा है वायु। वायु राष्ट्रीय, मतलब कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकने वाले साधन होते हैं, जो हवाई जहाज ले जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पटना से दिल्ली जाना चाहते हैं तो वो राष्ट्रीय कहलाएगा, राष्ट्रीय यात्रा। अंतर्राष्ट्रीय मतलब आप अगर पटना से न्यूयॉर्क चले गए या दूसरे विदेश में चले गए तो वो अंतर्राष्ट्रीय वायु के साधनों में आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम सड़क। सड़क देखिए सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि सबसे पहले मनुष्य ने इस सड़क पर ही चलना सीखा, सड़क पर ही गाड़ी दौड़ाना सीखा। ठीक है? तो सड़क आजकल आप देखते होंगे कई प्रकार की सड़क होती हैं, और उसकी अलग-अलग विशेषताएं होती हैं, अलग-अलग जरूरतें होती हैं। ठीक है? तो देखते हैं सबसे पहले सड़क के प्रकार। सड़क देखिए कई प्रकार की होती हैं। आप ग्राम में देखते होंगे, गांव में जो होती हैं या तो कच्ची सड़कें होती हैं या फिर ईंटों की सड़कें होती हैं। अब धीरे-धीरे उसमें कंक्रीट की भी सड़कें आती जा रही हैं, लेकिन अभी उसमें नहीं जाते। तो कच्ची सड़कें क्या होती है कि एक वो रास्ता बन जाता है, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो कच्ची सड़क क्या हो जाती है, पूरे पानी से भर जाती है, और आप वहाँ पे ना गाड़ी निकाल सकते हो, और पैदल चलना भी आपके लिए दूभर हो जाता है। ठीक है? तो वहाँ पर गाँव में कच्ची सड़क या ईंटों की सड़क बनाई क्यों गई? ठीक है? ये इस वजह से बनाएगी क्योंकि गाँव में एक तो उसकी लागत कम आती है बाकी सड़क जो बनाने वाली तकनीकी होती है उसके मुकाबले।
और दूसरा ये होता है कि गांव में भारी वाहनों की कोई जरूरत नहीं होती है। इतने भारी भारी वाहन या ट्रक रोज कोई निकलते नहीं है जो सड़क को तोड़ देंगे। तो इतनी महंगी सड़क बनाने की कोई जरूरत नहीं है। गांव में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर निकल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा दो पहिए के वाहन होंगे, तो वहां पे ईंटों की सड़क बना सकते हैं हम। और ईंटों की सड़क बनाने से क्या हुआ कि जो कच्ची सड़क की वजह से बारिश के समय आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, वो ईंटों की सड़क में कोई वो दिक्कतें आपको नहीं हुई। फिर आप देखते हैं जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली या फिर ग्राम प्रधान जो सड़क रोजगार योजना है, प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना है, उसके अंतर्गत जो सड़कें बनती हैं वो क्या होती हैं कि ईंटों से उच्च तकनीक की होती हैं, वो ज्यादा मजबूत होती हैं। ठीक है, उसमें ज्यादा बड़ी गाड़ियां चल सकती हैं। ठीक है, उसमें चार पहिया और छोटे मोटे वाहन या जो भी होते हैं हल्के वाहन, वो चलाए जा सकते हैं, जो दूसरे बड़ी रोडों से रास्तों को जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जिला मुख्यालयों की रेट देखते होंगे या जो राष्ट्रीय राजमार्ग देखते होंगे, उसमें क्या होता है, उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे भारी वाहन निकलते हैं, बड़े से बड़े ट्रक निकलते हैं, उसमें कितने बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं आप लोगों ने ध्यान भी दिया होगा, वो कितना भारी सामान रखे रहते हैं। तो इसकी वजह से, क्यों? क्योंकि वो एक बड़े शहर से दूसरे शहर की तरफ सामान लेके जा रहे हैं, तो इस वजह से वहां पे आपको महंगी सड़कें बनानी पड़ेंगी, जिसका रख रखाव बहुत ही महंगा होता है। और क्योंकि वहां पे भारी भारी वाहन निकलते हैं। अब देखिए, सड़क जो होता है उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो आपके दरवाजे तक पहुंच सकती है। सड़क, अब वो किसी भी प्रकार को, कोई भी प्रकार की सड़क हो सकती है, वो चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क रोजगार योजना की तरह जो रोड बने हो, या फिर आपके यहाँ ईंटों की सड़क हो। ठीक है, उसके प्रकार में न जाके, लेकिन जो सड़क की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि आप अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले हैं तो सड़क आपके दरवाजे तक पहुंच सकती है। ये बाकी साधनों में नहीं होता है। ये सड़क की सबसे बड़ी विशेषता होती है। और सड़क की दूसरी विशेषता ये होती है कि ये कम दूरियों के लिए सबसे बढ़िया माध्यम होता है जाने के लिए, सड़क का माध्यम। कि अगर आपको मान लीजिए 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, तो आप क्या करते हैं, सड़क के माध्यम से जाते हैं। सड़क के माध्यम, आप वो साधन कोई भी हो सकता है, आप अपने मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, आप अपने गाड़ी से जा सकते हैं, या आप अपने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कम दूरी के लिए सड़क सबसे बेहतरीन चीज होती है। लेकिन सड़क के रखरखाव, जैसे मैंने बताया, जो बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं उनका रखरखाव महंगा होता है। ठीक है, जब सरकारें सड़क बनवाती तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जो टोल टैक्स सरकार इकट्ठा करती, वो टैक्स लेती ताकि सड़क की मरम्मत की जा सके, और आगे भी अलग अलग जगह पर सड़क बनाया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया एक सड़क का जो काम है, कि सड़क की जो सबसे बड़ी विशेषता मैंने आपको बताई कि वो क्या होता है, आपके दरवाजे तक पहुंच सकती है। दूसरा हम जानते हैं रेलवे के बारे में। ठीक है, अब रेलवे के साथ क्या है कि जो रेलवे होती है वो आपके ठीक दरवाजे पर नहीं पहुंच सकती, लेकिन एक विशेष स्थान पर हम स्टेशन बनाने के, लेकिन आप वहां पर सड़क के माध्यम से पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब रेलवे की जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लंबी दूरियों के लिए आप हमेशा रेलवे का ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें आप विशिष्ट प्रकार के जो ट्रैक बिछाया जाता है उसी पे रेलगाड़ी दौड़ सकती है। रेलगाड़ी सड़क पर नहीं दौड़ सकती है, क्यों? क्योंकि उसके पहिए भी जो होते हैं वो लोहे के ही होते हैं। ठीक है, तो उसको चलने के लिए भी लोहे की ही सड़क चाहिए, अगर हम उसको बोले, जिसको रेलगाड़ी बोलते हैं। ठीक है, रेल बोलते हैं। ठीक, तो उस पर चलने के लिए तो जो ट्रैक बिछाए जाते हैं उसी के ऊपर ट्रेन चल सकती है। अब जो रेलगाड़ी होती है वो क्या होता है कि एक जगह से दूसरे लंबी दूरियों के लिए रेलगाड़ी बहुत ही पर्याप्त होता है। आपको अगर पटना से दिल्ली जाना है तो आप हमेशा रेलगाड़ी का ही इस्तेमाल करेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि आप सड़क के माध्यम से पटना से दिल्ली जाएं। ठीक है, मजबूरी ना हो तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा रेलवे का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि वो सस्ती पड़ती है। अब सस्ती क्यों पड़ती है? क्योंकि बहुत ही लंबी ट्रेन होती है, उसमें कई ज्यादा यात्री बैठ जाते हैं। और इससे पहले वाली स्लाइड में आप लोगों को मैंने बताया था कि परिवहन साधन क्या होता है, कि व्यक्ति और वस्तुओं दोनों को ले जाता है। तो आपने जब रेलवे में देखा होगा कि एक जो ट्रेन होती है उसके साथ साथ जो यात्री गाड़ी होती है, और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी माल गाड़ी होती है, जो मालों को भी उसी रास्ते पर ले जाती है। ठीक है, तो एक ही माध्यम क्या हुआ, आपको भी लेके जा रहा है और उसके साथ साथ सामान की भी ढुलाई करवा रहा है, जो मालगाड़ी उसी ट्रैक से गुजरती है। ठीक है, रेलवे में रेलवे क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ज्यादा भारी चीजों को ले जा सकती है, जो सड़क मार्ग से नहीं पहुंचते हैं, और तथा एक साथ कई ज्यादा सामान ले जा सकती है, जो सड़क के मुकाबले, जैसे सड़क के मुकाबले जो चीज आप 20 ट्रकों में ले जा सकते हैं, वो रेलवे के माध्यम से आप सिर्फ एक ट्रेन पे लाद देंगे, और उसके जो कंटेनर या मालगाड़ी में एक स्थान पे दूसरे स्थान पर बराबर के समय पर पहुंच जाती है। तथा आपको जाम आम की भी दिक्कत नहीं होगी, और ना ही कोई ब्रेकर आएगा। ठीक है, ना ही गड्ढों की जो कोई दिक्कत होगी। तो ये सब एक रेलवे के फायदे होते हैं। लेकिन रेलवे के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है
कि रेलवे आपके दरवाजे तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन उसके लिए मैंने बताया ना कि रेलवे आपके दरवाजे पर नहीं पहुंच सकती, तो एक विशेष प्रकार के वहां पर स्टेशन बना दिए जाते हैं, लेकिन आप वहां पर पहुंच सकते हैं। तो जो रेलगाड़ी होती है वो क्या होती है, लंबी दूरी के माध्यमों के लिए सबसे पर्याप्त होती है। इसमें वस्तुतः क्या होता है, व्यक्तियों को भी ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और जो माल होता है या फिर जो वस्तुएं होती हैं उनको भी लेकर जाते हैं मालगाड़ी में, जैसे कोयला, लोहा, कुछ भी आप ले जा सकते हैं। फिर डाक भी देखते होंगे कि डाकिया जो मतलब पोस्टल सिस्टम है, जो इंडियन पोस्ट है, वो भी अपने जो पत्र वगैरह है वो रेलवे के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तीसरा जो स्थल में आता है वो है पाइपलाइन। अब पाइपलाइन क्या है, देखिए यहाँ पे ये पाइपलाइन आपको बता रहा हूँ। अब पाइपलाइन क्या करता है, पाइपलाइन जो है या तो वो गैस के माध्यम को चीजों को ले जा सकता है, या फिर लिक्विड जो जो तरल पदार्थ है, वो ठोस पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता। ठीक है, जो पाइपलाइन होता है आपका ये, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसका बनाने का जो खर्च होता है एक बार में, वो बहुत ही महंगा होता है। बहुत महंगा होता है पाइपलाइन बिछाना, लेकिन एक बार बन जाने के बाद उस पे जो चीजों को आदान प्रदान किया जाता है वो सस्ता हो जाता है, तो लंबे समय में वो आपका जो कॉस्ट है वो निकल आता है। ठीक है, तो पाइपलाइन की विशेषता यही होती है कि जो तरल पदार्थ और जो गैस के पदार्थ होते हैं उनको ले जाने के लिए बड़ा ही सक्षम है, लेकिन ये जो पाइपलाइन होती है उसमें आप व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। ये एक सबसे बड़ी जो इसका नेगेटिव पॉइंट है, नकारात्मक पॉइंट है, वो यही है कि व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पाइप के माध्यम से नहीं जा सकता। सिर्फ और सिर्फ वस्तुएं जा सकती हैं, और वस्तुओं में भी सारे प्रकार की वस्तुएं नहीं, वस्तुओं में भी सिर्फ जो तरल पदार्थ होते हैं और जो गैसीय पदार्थ होते हैं उन्हीं को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे पाइपलाइन बिछा दिया, ठीक है, गैस को हम एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहे हैं, या फिर जो तरल पदार्थ है, लिक्विड वगैरह, उसको दिशा। लेकिन अगर क्या हुआ कि अगर आपको ठोस चीज को पहुंचाना है, तो ठोस को आपको सबसे पहले तरल रूप में बदलना होगा, तभी आप पाइपलाइन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं स्थल के जो तीन है। अब ये हो गया जो सड़क का माध्यम होता है, ये देख लिया कितनी बड़ी बड़ी सड़क है और कितने बड़े बड़े गाड़ियां जा रही हैं यहाँ पे। ये आपका रेलवे का माध्यम हो गया, ये देखिए यात्री गाड़ी खड़ी है, ये स्टेशन है, यहाँ पे आपको पहुंचने के लिए सड़क के माध्यम से आना पड़ता है, और ये जो है रेलवे ट्रैक्स हैं। ठीक है, और ये है आपका पाइपलाइन। ठीक है, अब आते हैं, अब एक और जो आता है वो स्थल में, ये आप लोग जानते होंगे, रोपवे जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। रोपवे क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जाता है, सॉरी। ठीक है, अब कैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जाता है, मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र है जो बहुत ही खड़ी चढ़ाई वाला है, जैसे ये है मान लीजिए, और बाकी जगह सब ऐसे पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, तो आपको इस स्थान से यहाँ तक जाने के लिए क्या होगा, आप अगर रोड बनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा, ऐसे 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 ऊपर पहुंचने में, और समय भी ज्यादा लगेगा। तो आप क्या करते हैं, रोप वे बना देते हैं कि यहाँ पे जो तार के माध्यम से आप गाड़ियों को पहुंचा सकते हैं, जैसे ये एक रोपवे का माध्यम है। ठीक है, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जाता है, और जहाँ पे खड़ी चढ़ाई होती है वहीं पे बनाया जाता है, इसलिए भी इसको भी बनाना काफी महंगा होता है, और बनाने के साथ साथ इसका जो रख रखाव है वो भी काफी महंगा होता है, और काफी रिस्क होते हैं इसमें। ठीक है, अब आते हैं जल के माध्यम पे। जल में देखिए एक अंतः स्थलीय होता है। अंतः स्थलीय मतलब कि जो नदियों या फिर नहरों के द्वारा जो छोटी छोटी नावें होती हैं, जो मध्यम साइज की नावें होती हैं, उनके द्वारा व्यक्ति और वस्तुओं को पहुंचाया जाता है उन जो जल मार्गों पर चलते हैं। ठीक है, उसमें नहर भी हो सकती है और नदी भी हो सकती है। ठीक है, वो होता है आपका अंतः स्थलीय मार्ग। और सागरीय व महासागरीय मार्ग क्या होता है, महासागरीय व महासागरीय मार्ग जो महासागरों पर बड़े बड़े शिप चलते हैं, जैसे ये देखिएगा। ठीक है, तो ये बड़े बड़े शिप चलते हैं कि आदमियों को भी ले जा सकते हैं और माल की ढुलाई भी करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि कम दूरी के लिए सबसे पर्याप्त साधन, आपके लिए सबसे अच्छा जो साधन है वो क्या है, सड़क का मार्ग है। लेकिन उससे भी ज़्यादा दूरी जानी है आपको लिए, तो उसके लिए सबसे अच्छा मार्ग क्या है, रेलवे का मार्ग। लेकिन उससे भी ज़्यादा दूरी तक अगर आपको सामान पहुंचाना है, तो सबसे अच्छा माध्यम क्या है, कि सबसे अच्छा माध्यम है जल मार्ग। अब जल मार्ग सबसे अच्छा माध्यम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको रास्ता बिछाने के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा। सड़क में क्या हुआ, आपने रोड बनाई, आपको खर्चा लगाया जाएगा, आपको रोड बिछाने के लिए पैसा चाहिए।
आपको रेलवे के लिए रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए पैसा चाहिए, पाइपलाइन के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए पैसा चाहिए, और रोपवे बनाने के लिए रोपवे बिछाने के लिए पैसा चाहिए, तो सब में पैसे की जरूरत है। लेकिन जलमार्ग में क्या है कि वो जो प्राकृतिक रूप से आपको दिया गया है भगवान के द्वारा, ठीक है, चाहे वो जो जलमार्ग है उस पे आप बिना रास्ता बिछाए आप चुपचाप बस नाव बनाइए, बड़ी नाव बनाइए और एक जगह से दूसरे स्थान पर चले जाइए, ठीक है। इसमें जो महासागरीय सागरीय होते हैं, ये हमेशा इसकी प्रमुखता है, कभी भी जो आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, ट्रेड में, ये सबसे मुख्य जो साधन होता है सामान ले जाने का, वो महासागरों में महासागरीय मार्ग ही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपने रास्ता तो आपको बनाने का खर्चा नहीं हुआ, लेकिन जो बड़े बड़े शिपों को खड़ा करने के लिए जो बंदरगाह बनाने का खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बंदरगाह बनाने पड़ते हैं, कई बंदरगाह बनाने पड़ते हैं, क्योंकि उसकी कई अपनी विशेषताएं होती हैं, कई प्रकार की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको बस यही जानना है कि जो लंबी दूरी पर होते हैं, जिसमें हमको सबसे वस्तुतः जो मुख्यतः हम क्या करते हैं यहाँ पे भारी सामान को पहुंचाना होता है और बहुत ही ज्यादा सामान सस्ते दरों पर पहुंचाना होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जलमार्ग पर ही पॉसिबल है, ठीक है। जलमार्ग में क्यों? क्योंकि आपको रास्ता बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती, और भारी से भारी या बड़ी से बड़ी नाव बना दिए, जल में डाल दीजिए और एक जगह से दूसरे स्थान पर वस्तु ले जाइए, ठीक है ना। अब तीसरा होता है वायु। ये तो आपने जहाँ पे जल मार्ग है वहां पे आपने जलों का इस्तेमाल कर दिया, और जहाँ पे स्थल मार्ग है वहां पे आपने दूसरे परिवहनों का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन क्या हो जहाँ पे रास्ता बनाना मुश्किल हो, वहां नदियां भी ना हो, पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे वहां रोपवे भी नहीं बना सकते, क्योंकि आप ज्यादा कितनी दूरी तक बना देंगे, 100 किलोमीटर तक तो आप रोपवे बना नहीं सकते। और पहाड़ी क्षेत्र इतना दुर्गम है कि वहाँ सड़कें भी बनाना बहुत बड़ा ही मुश्किल है। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए सबसे जो अच्छा माध्यम होता है, चाहे वो कम दूरी हो चाहे ज्यादा दूरी हो, उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है वायु का मार्ग। वायु का मार्ग क्या हुआ कि आपको रास्तों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उच्च तकनीक की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। और जहां पे भी आपको हवाई जहाज उतारना है या जहां पे भी हेलीकॉप्टर उतारना है, उसमें आपको बनाना पड़ेगा। जैसे जल मार्ग में हमको बंदरगाह बनाना पड़ता था, वायु मार्ग में हवाई पट्टी या हेलीपैड बनाना पड़ता है। तो वायु मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है क्या है कि ये दुर्गम क्षेत्रों के लिए सबसे पर्याप्त माध्यम है, ठीक है। जो वायु का माध्यम होता है, लेकिन वायु के जो माध्यम होते हैं उसकी एक अपनी कमियां है या जो खामियां बोलिए, वो ये है कि बड़ा ही सबसे महंगे साधन होते हैं वायु मार्ग। क्यों? क्योंकि इसमें जो तकनीक होती है वो बहुत ही उच्च कोटि की होती है, और ये हमेशा जो होता है ये उच्च वैल्यू वाली चीजें, जो उच्च कीमत वाली चीजें होती हैं, उन्हीं को वायु मार्ग से आप पहुंचा सकते हैं। कभी आप अगर बड़े बड़े शहरों में जाएं, आप महंगे महंगे अगर फूलों की दुकानों पर जाएंगे, उनसे बात करेंगे, तो ये वो जरूर आपको बताएंगे कि जो महंगे महंगे फूल हैं जिनकी कीमत ज्यादा होती है वो विदेशों से आते हैं, ठीक है। वो हमेशा वायु मार्ग से आते हैं, वो जल मार्ग से नहीं आते। क्यों? क्योंकि फूल मुरझा सकते हैं इतने दिनों तक। तो जो वायु मार्ग होता है वो सबसे तीव्र गति का होता है, और तीव्र गति होने के साथ साथ दुर्गम जगहों पर पहुंचने के लिए वायु मार्ग बढ़िया होता है। और लेकिन ये सबसे इसकी जो कमी है वो ये है कि बहुत ही महंगा साधन है, और ये जो वस्तुएं हैं या ये जो चीजें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, उसके लिए ये पर्याप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी उच्च कीमत वाली ही चीजों पर आप निकाल सकते हैं। अब इसमें आप कोयला लाद के एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए या तो आप रेलवे का इस्तेमाल कीजिए या सड़क का इस्तेमाल कीजिए। जो सबसे बेस्ट होता है वो जल मार्ग है, क्योंकि जो जल मार्ग होते हैं वो सबसे सस्ते होते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़े? परिवहन के साधन। जो अब ये परिवहन में जैसे ये एयर इंडिया का विमान है, ठीक है, तो राष्ट्रीय मैंने बता ही दिया, अंतरराष्ट्रीय बता ही दिया। अब देखिए इसी में हम पढ़ते हैं रेल मार्गों के बारे में। ये मैंने आपको इसके परिवहन के साधन के बारे में सब कुछ बता दिया, और इसके जो विशेषता है उसके बारे में बता दिया। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, सड़क मार्ग क्या होता है कम दूरी के लिए, रेलवे उससे ज़्यादा दूरी के लिए। सड़क मार्ग की विशेषता क्या है कि आपके दरवाजे तक होती है, रेलवे की विशेषता यह है कि आपको वहां तक पहुंचना पड़ता है। पाइपलाइन का आपको मैंने बता ही दिया है कि पाइपलाइन को सेटअप करना बहुत ही जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही महंगा होता है, लेकिन इसमें सारी चीज़ें नहीं दी जा सकती। आप इसमें आदमियों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ तरल पदार्थ या फिर गैसीय पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फिर जल का मार्ग सबसे सस्ता मार्ग और सुगम मार्ग होता है, क्योंकि इसमें रास्ते नहीं बिछाने पड़ते, लेकिन आपको बंदरगाहों का निर्माण कराना पड़ता है, ठीक है। और जो वायु मार्ग है उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग आपको पता ही है। तो इतना ही अभी देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में। अभी जो चैप्टर अब बाकी है वो आपका, इसमें जो
अलग-अलग प्रकार के रेल मार्ग हैं, अलग-अलग प्रकार के जल मार्गों का जो अध्ययन है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा, अन्यथा ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इतना बस आप लोगों ने जान लिया, आप लोगों ने जान लिया कि परिवहन क्या होते हैं और परिवहन के साधन क्या होते हैं। ठीक है? तो आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में, तब तक के लिए